हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों 21 दिसंबर को आपने देखा कि क्या हुआ। बाजार में अचानक से गिरावट होने लगी और निफ्टी 400 पॉइंट्स तक गिर गया। दोस्तों ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है जो हमें बताता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और अगर बाजार गिरा तो बाजार को संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों अच्छा है कि बाजार गिरा और संभल गया, लेकिन इसने लोगों के मन में एक डाउट तो पैदा कर ही दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये साल यानी 2020 तो खत्म होने वाला है और 2021 शुरू होने वाला है, तो 2021 में बाजार में क्या हो सकता है? क्या बाजार नई ऊंचाइयों पे जाएगा या बाजार में एक लंबा और बड़ा करेक्शन होने वाला है? दोस्तों मार्केट के बारे में हम अपना व्यूज आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े एनालिस्ट हैं, वो क्या सोचते हैं बाजार के बारे में, और वो क्या सोचते हैं कि 2021 में मार्केट में क्या हो सकता है। दोस्तों इस पे बात करने से पहले मैं आपसे एक और बात को शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप पूरी दुनिया का मार्केट कैप जोड़ेंगे सारे इक्विटी मार्केट्स का, तो इस वक्त जो टोटल मार्केट कैप बनता है वो करीब बनता है 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। दोस्तों ये फिगर इस वक्त हिस्टोरिकली सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे यानी कि पैंडेमिक शुरू होने से पहले फरवरी 2020 के महीने में, अगर उस वक्त का आप वर्ल्ड इक्विटी मार्केट का मार्केट कैप देखेंगे तो वो बनता है करीब 80 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। यानी कि पिछले कुछ महीनों में फरवरी से लेकर दिसंबर तक हमने करीब 20 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप गेन किया है। वहीं अगर हम इकोनॉमी और कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें तो वो उसको मैच नहीं कर रहा है, और जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी कंपनीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में भी 80 to 90% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज जैसे होटल्स, एयरलाइंस, एंटरटेनमेंट, तो वो 20-30% पे कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। तो क्लियरली अगर आप ये डेटा पॉइंट्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इक्विटी मार्केट्स इकोनॉमी से काफी आगे निकल गया है, और इकोनॉमी और कंपनी का परफॉर्मेंस उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मार्केट कैप में गेन हुआ है, ये पैसा आखिर कहां से आया है? दोस्तों ये सारा पैसा जो स्टिमुलस दुनिया भर के जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो जो स्टिमुलस दे रहे हैं, वो पैसा मार्केट में आ रहा है। और दुनिया भर के सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करेंसी नोट्स को प्रिंट कर रहे हैं, और वो पैसा लोगों तक, कंपनीज तक पहुंच रहा है, और फिर वो मार्केट में पहुंच रहा है। दोस्तों अगर हम यूएस फेड की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। फेड लगातार 2009 से यही काम कर रहा है। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो वो आर्टिफिशियली मार्केट को ऊपर उठा देता है, मार्केट में पैसा पंप करके। पर इंडिया में क्या हो रहा है? तो दोस्तों आप अगर डेटा पॉइंट्स को देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से जो मार्केट ऊपर जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह FII मनी ही है, जो पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है। और वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग इंडिया सेंट्रल बैंक वही कर रहे हैं जो फेड कर रहा है, क्योंकि अगर वो फेड को फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, जो वो नहीं चाहते हैं। एक और चीज जो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को नए हाइस पे ले जा रही है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस और यहां तक कि सेंट्रल बैंक्स भी ETFs और इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं। तो पैसा जब इंडेक्स फंड्स और ETFs में आएगा तो उसके जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं, यानी कि जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, उनमें भारी मात्रा पे खरीदारी होगी, और जब उन स्टॉक्स में ज्यादा मात्रा में खरीदारी होगी तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। एक और कारण जिसकी वजह से बाजार ऊपर जा रहा है वो ये है कि जो पैसा इकोनॉमी में जाना चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन में या कंपनी को ग्रो करने के लिए जो पैसा जाना चाहिए, वो वहां नहीं जाकर मार्केट्स में आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट्स और ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो मोटा मोटा ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं, और इकोनॉमी और मार्केट्स में एक तरीके का टेम्पररी डिस्कनेक्ट बन गया है। दोस्तों आइए अब हम अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि वर्ल्ड के जो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो 2021 मार्केट्स के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में हमने किसी भी इंडियन इन्वेस्टर्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टर्स कम और स्कैमस्टर्स
और ऑपरेटर्स ज्यादा हैं और हमें से ज्यादातर लोग इन्हीं स्कैमस्टर्स और इन्हीं ऑपरेटर्स को वर्शिप करते हैं और हीरो बनाते हैं जैसे कि हर्षद मेहता। लेकिन ये काम हमारे चैनल पर नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉरेन बफे क्या सोचते हैं 2021 और इस पैंडेमिक के बारे में। दोस्तों, जब वॉरेन बफे से इस पैंडेमिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे स्केरी स्टफ कहा, लेकिन उन्होंने एक जेनरिक एडवाइस दी और बोला कि ये प्रॉब्लम को भी हम पार पा लेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर आप 20-25 साल का आउटलुक रखते हैं तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, खास करके यूएस मार्केट्स में। 2021 आउटलुक के बारे में वो कहते हैं, while 2021 could be another big year for the stock markets, I would urge investors not to expect a smooth ride to the post-pandemic world or rule out the occurrence of another market crash। यानी कि वो कहते हैं कि अगर पैंडेमिक खत्म भी हो गया तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आगे का रास्ता स्मूथ होगा। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि क्रैश को इग्नोर ना करे, क्रैश की पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों, ये तो काफी एक गोलमोल जवाब हो गया, क्लियर कट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो आइए देखते हैं कि वॉरेन बफे ने एक्चुअली मार्केट में क्या किया और उनके क्या स्टॉक मूव्स हैं। दोस्तों, अगर आप वॉरेन बफेट का पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने काफी खरीदारी की है और उनके जो मेजर बायर्स हैं उनमें आता है एप्पल, जनरल मोटर्स, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका। तो 2019 तक वो खरीदारी करते रहे, लेकिन 2020 में हालात बदल गए और वो बाइंग से सेलिंग पर आ गए। तो 2020 में उन्होंने करीब 22 स्टॉक मूव्स किए, जिसमें से 17 उन्होंने सेल किया। और उनकी जो मेजर सेलिंग रही वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में रही, एयरलाइंस में रही और साथ में जो रेस्टोरेंट या फूड सेक्टर की कंपनीज हैं उनमें रही। और उन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेस से बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, इन सभी स्टॉक से लगभग पूरा का पूरा एग्जिट कर लिया। दोस्तों, उन्होंने 5 स्टॉक्स खरीदे भी हैं और उनमें जो मेजर जो उनकी बाइंग है वो एक तो उन्होंने गोल्ड माइन कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक उन्होंने एनर्जी की कंपनी में इन्वेस्ट किया और एक उन्होंने जो रिटेल चेन है उसमें इन्वेस्ट किया। दोस्तों, आप शायद आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एचडीएफसी बैंक की जो इनसाइडर सेलिंग की केसेस हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे। शायद आप अब हम सेकंड इन्वेस्टर्स हैरी डेंट की बात करते हैं। दोस्तों, हैरी डेंट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि उन्होंने 1980s में एक बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन की थी। उस वक्त जापान की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी और दुनिया भर में जापान की इकोनॉमी का चर्चा था। लेकिन उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जापान में स्लो डाउन आने वाला है और वो अगले 10 साल तक रहेगा। साथ में उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि डाउ जोन्स 10,000 के लेवल तक आ जाएगा। दोस्तों, उनकी ये दोनों प्रेडिक्शंस सही निकली और जिसकी वजह से दुनिया ने उनका लोहा माना। तो दोस्तों, उनका 2021 के बारे में यह कहना है कि बाय अप्रैल 2021 मार्केट्स विल क्रैश। और उनका जो क्रैश का लॉजिक है वो ये है कि इस क्रैश के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उनमें ज़ॉम्बी कंपनीज और स्मॉल कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होंगी, क्योंकि ये कंपनीज जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो चुका नहीं पाएंगी और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी और कोलैप्स हो जाएंगी। ये उनका लॉजिक है। दोस्तों, ज़ॉम्बी कंपनीज उन कंपनीज को कहा जाता है जिन कंपनीज को इसलिए बनाया जाता है कि उसे किसी और कंपनी को बेचा जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोन लेके कैपिटल रेज करके उन कंपनीज को जल्दी से जल्दी ग्रो किया जाता है ताकि किसी को वो कंपनी को बेचा जा सके। तो उनका कहना है कि इस वक्त यूएसए में जितनी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं उनका 19% ज़ॉम्बी कंपनी है और ये वो कंपनीज हैं जो ना अपने कर्जे का इंटरेस्ट दे रही हैं ना अपने कर्जे का प्रिंसिपल चुका रही हैं। तो फिलहाल ये कंपनीज किसी तरीके से सरवाइव कर रही हैं और कोलैप्स नहीं कर रही हैं और इनको कोलैप्स होने में अगले 9 to 12 मंथ्स लगेंगे। साथ में उनका यह भी कहना है कि मार्केट में क्रैश बहुत पहले आ गया होता, लेकिन फेड ने लगातार पैसे पंप कर करके मार्केट को आर्टिफिशियली तरीके से क्रैश से बचाया हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इकोनॉमी में फुल रिकवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि जो कंज्यूमर है वो स्पेंडिंग कम कर रहे हैं
और वही चीजें खरीद रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत है सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा वो ज्यादा से ज्यादा पैसे को कंजर्व कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो इस फैक्टर की वजह से इकोनॉमी में फुल रिकवरी नहीं आ पाएगी, ऐसा उनका कहना है। आइए एक और इन्वेस्टर की बात करते हैं जिनका नाम है जिम रिकार्ड्स। जिम एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, साथ में एक इकोनॉमिस्ट और ऑथर भी हैं। जिम का कहना है कि हम ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये ग्रेट डिप्रेशन से निकलने में हमें करीब 30 इयर्स लग जाएंगे और इसका जो इंपैक्ट है वो कई जनरेशन तक इसका इंपैक्ट को फील करेंगे। दोस्तों, डिप्रेशन का मतलब होता है कि डिप्रेस्ड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तो होगी लेकिन जो आपके पोटेंशियल है कंट्री का, उस पोटेंशियल तक ग्रोथ नहीं होगी। यानी कि अगर इंडिया 6% के ग्रोथ से ग्रो कर सकता है, इंडिया के पास रिसोर्सेज है, कैपिटल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो 6% ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे कि ये हम एक डिप्रेस्ड ग्रोथ में मौजूद हैं। तो आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि इस तरीके की सिचुएशन आएगी, उसका कारण हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, उनका कहना है कि दो तरीके से इकोनॉमी में क्रैश आती है। एक होता है डिमांड शॉक और दूसरा होता है सप्लाई शॉक। डिमांड शॉक का मतलब कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन खरीदार नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, जैसा कि हमने 2008-9 में देखा। सप्लाई शॉक उसका उल्टा होता है, यानी कि लोगों के पास पैसे हैं, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन माल ही नहीं आ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन 1970s में बनी थी यूएसए में। उनका कहना है कि हम जिस दौर में जा रहे हैं वहां पे डिमांड शॉक और साथ में सप्लाई शॉक दोनों एक साथ आने वाले हैं और कई डिकेड्स के बाद ऐसा इस दुनिया में होने वाला है। और वो आगे कहते हैं, द हैप्पी टॉक फ्रॉम वॉल स्ट्रीट एंड द गवर्नमेंट इज एन इल्यूजन, द वर्स्ट इज येट टू कम। आइए दोस्तों, अब एक और इन्वेस्टर की बात करते हैं, डेविड हंटर। ये एक मैक्रो स्ट्रैटेजिस्ट हैं और साथ में इनको 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वॉल स्ट्रीट में। दोस्तों, इनकी प्रेडिक्शन तो और भी खतरनाक है। इनका कहना है कि डाउ जोन्स यहां से और ऊपर जाएगा, यानी 36,000 के लेवल को टच करेगा। फिलहाल हम 31,000 के लेवल पर हैं, लेकिन वहां से 80% तक डाउ जोन्स में करेक्शन होगा, ऐसा इनका मानना है। यानी कि डाउ जोन्स 7,200 के लेवल तक जा सकता है और वो भी अगले 6 महीने के अंदर, ऐसा इनका मानना है। साथ में वो कहते हैं कि जो प्रेशियस मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके के मेटल्स, इन पर एक जबरदस्त रैली होगा और उनके प्राइस में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होगा। वो कहते हैं कि गोल्ड का प्राइस 10,000 के लेवल को टच कर लेगा। इस वक्त अगर आप गोल्ड का प्राइस देखें यूएस डॉलर्स में, तो वो बनता है करीब 1880 रुपीज, और वो कहते हैं कि ये 10,000 के लेवल को टच करेगा, यानी कि 5 टाइम्स गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। वहीं सिल्वर का प्राइस की अगर बात करें तो इस वक्त वो $25 के आसपास है और उनका मानना है कि सिल्वर इज गोइंग टू टच $300, यानी कि 12 टाइम्स की बढ़ोतरी होने वाली है आने वाले सालों में। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 4-5 साल तक डिफ्लेशन रहेगा और उसके बाद इन्फ्लेशन आ जाएगा और हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी कि हम उस दौर पे पहुंच जाएंगे जहां पर महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। आइए बात करते हैं पीटर शिफ के बारे में। पीटर सीईओ हैं और चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजीज है यूरोप पैसिफिक कैपिटल में। उन्होंने 2006 में एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में क्या कहा था वो मैं पढ़ के आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था, द यूएस इज लाइक द टाइटैनिक एंड आई एम हियर विद अ लाइफ बोट ट्राइंग टू गेट पीपल टू लीव द शिप। आई सी अ रियल फाइनेंशियल क्राइसिस कमिंग टू द यूएस। दोस्तों, ये बात उन्होंने 2006 में कही थी और आपको पता है कि 2007 में क्या हुआ था और उसकी शुरुआत यूएसए से ही हुई थी। उनका कहना है कि मार्केट ओवर वैल्यू के लिमिट को पार करके अब बबल बन चुका है। जब उनसे यह पूछा गया कि डाउ जोन्स कितना गिर सकता है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम यूएसडी में नापने की कोशिश करें तो हम वो मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर खुद बबल बन गया है। तो वो कहते हैं कि अगर आपका जो नापने का स्केल ही गलत होगा तो आप नाप ही नहीं पाएंगे। आगे वो कहते हैं कि अगर डाउ जोन्स में कितना क्रैश होगा ये हम मेजर करना चाहते हैं तो हमें वो कैलकुलेशन गोल्ड के थ्रू
करना चाहिए या गोल्ड प्राइसेस के थ्रू करना चाहिए या किसी और करेंसी को यूज करके मेजर करना चाहिए। वो यूएस डॉलर्स को बबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस डॉलर को जबरदस्त तरीके से छापा जा रहा है विदाउट एनी कंट्रोल। जबकि अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को आप छाप नहीं सकते हैं, तो गोल्ड की वैल्यू के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते अनलाइक करेंसीज। तो वो कहते हैं कि अगर आप गोल्ड के थ्रू मेजर करें कि डाउ जोन्स में कितना फॉल हो सकता है, तो डाउ जोन्स में अप टू 80% फॉल और क्रैश इज पॉसिबल। आगे वो ये भी कहते हैं कि फेड इस बबल को बना रहा है और बढ़ा रहा है और बढ़ाता ही जा रहा है, और ये सब माइंडलेस करेंसी प्रिंटिंग की वजह से आने वाले दौर में हम काफी ज्यादा इन्फ्लेशन देखेंगे। साथ में वो ये भी कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर इस वक्त काफी चीप है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं माइकल बरी के बारे में। दोस्तों इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप में से काफी लोग इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके ऊपर जो एक वर्ल्ड फेमस मूवी है द बिग शॉट बनी है, और ये एक जाने माने हेज फंड मैनेजर हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में वर्ल्ड वाइड फंड फ्लो हो रहा है, वो एक तरीके का बबल क्रिएट कर रहा है और वैल्यूएशंस को आर्टिफिशियली काफी हायर लेवल तक ले जा रहा है, और ये उसी तरीके की सिचुएशन को पैदा कर रहा है जैसा 2007 में सीडीओज ने क्रिएट किया था। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये बबल जितना बड़ा होता जाएगा, क्रैश भी उतनी बड़ी आएगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि उन्होंने 2020 में क्या स्टॉक मूव्स किया। तो उनके स्टॉक मूव्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने अपने ज्यादातर होल्डिंग्स को एग्जिट कर दिया। उनकी होल्डिंग्स में फेसबुक भी था, गूगल भी था, और उन्होंने क्या किया कि उनको स्टॉक्स को एग्जिट करके ऑप्शंस में पोजीशन बना ली। दोस्तों आपको पता है ऑप्शंस में जब हम पोजीशन बनाते हैं तो हमारा लिमिटेड रिस्क होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल होता है। तो उनका जो एक्शन है वो हमें ये बताता है कि वो शॉर्ट टर्म में तो बुलिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही इज नॉट श्योर। इसी वजह से उन्होंने स्टॉक्स को निकालकर ऑप्शन में पोजीशन बनाई है ताकि शॉर्ट टर्म में जो अपमूव आता है उसको वो इनकैश कर सके, और अगर सडन क्रैश आता है तो उससे भी वो प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि उनको उनके प्रीमियम से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। दोस्तों आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसने चुन चुन के ऐसे एनालिस्ट को पिक किया जो मार्केट पे बेरिश हैं। दोस्तों ये बात सही नहीं है। यकीन मानिए मैंने बहुत खोजा कि शायद कोई रेप्यूटेड इन्वेस्टर मिल जाए जो मुझे एक्सप्लेन कर सके कि क्यों वो मार्केट में बुलिश है, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला। अगर आप ऐसे किसी इन्वेस्टर को जानते हैं जो मार्केट में बुलिश है विथ प्रॉपर रीजंस, तो जरूर मुझसे शेयर करें, मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं 2-3 ऐसे बुलिश केसेस ढूंढ के लाया हूं और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहला गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है कि 2021 में बुल रैली विल कंटिन्यू। सेकंड यूबीएस जो कि गोल्डमैन सैक्स की तरह एक और फाइनेंशियल कंपनी है, उनका भी कहना है कि 2021 में बुल रन कंटिन्यू रहेगा। तीसरा एक फंड मैनेजर है बिल एक्मैन जो कि बुलिश हैं, जिनका कहना है कि मार्केट में रिकवरी होगी और अच्छी खासी रिकवरी होगी और इसकी वजह से वो बुलिश हैं। तो आइए दोस्तों अब डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों हमने आपसे जो इन्वेस्टर्स की डिटेल में बातें की, उनका जो 2021 के प्रति जो उनका व्यू पॉइंट है उसको अगर हम समराइज करें तो उसमें से हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल कर आएंगे। पहला पॉइंट यह है कि मार्केट यहां से फर्दर ऊपर जा सकता है और बाय मिड ऑफ द ईयर यानी कि अप्रैल मई जून के आसपास मार्केट में एक बड़े करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। दूसरा पॉइंट यह है कि मार्केट में बबल जितना बड़ा बनेगा क्रैश भी उतना बड़ा होगा, और जिस तरीके के हालात हो गए हैं तो इस मार्केट में कोई शॉर्ट सेलर ही नहीं बचा। किसी की हिम्मत नहीं है कि आज के दौर में शॉर्ट कर दे। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, जब शॉर्ट सेलर मार्केट में नहीं रहते हैं और मार्केट जब गिरता है तो उसे कोई संभालने वाला नहीं होता है। एक नॉर्मल सिचुएशन में जब मार्केट गिरता है तो शॉर्ट सेलर अपना प्रॉफिट बुक करता है जिसकी वजह से बाइंग होती है और मार्केट में एक रिबाउंड दिखता है। जब शॉर्ट सेलर मार्केट में मौजूद नहीं रहते हैं तो मार्केट जब गिरना शुरू होता है तो उसका कोई बॉटम नहीं दिखता है, और उसी का एक ट्रेलर हमने 21 दिसंबर को देखा। तीसरी चीज जो निकल कर आती है
कि आने वाला समय काफी मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि हम कैश को कंजर्व करें, अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं और अपने खर्चे कम से कम करें और जहां तक पॉसिबल हो सके हम कैश पे रहें, बिकॉज आने वाले टाइम्स में कैश इज गोइंग टू बी द किंग। चौथा जो कॉमन पॉइंट निकल कर आता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड प्राइजेस और सिल्वर प्राइजेस और प्रेशियस मेटल्स के प्राइजेस में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होने वाला है और उनका भाव कई गुना तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।